नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं जो चेन्नई से जुड़ी है। एक शख्स जो ऑटो रिक्शा चलाता था, लेकिन उसकी जिंदगी का अंत एक कुख्यात सीरियल किलर के तौर पर हुआ। गौरी शंकर, जिसे लोग जानते हैं ऑटो शंकर के नाम से। जी हाँ, ऑटो शंकर 1980 के दशक का मद्रास, जो अब चेन्नई है, वहाँ ऑटो शंकर का खौफ। उसके जुर्म करने का तरीका और फिर कैसे वो पकड़ा गया, ये कहानी वाकई में रोंगटे खड़े कर देती है। हाँ, और ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं लगती है ना, ऐसा लगता है कि इसमें सिस्टम पर भी कई सवाल उठते हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो भी जानकारी है वो जाहिर है उस वक्त की घटनाओं पर, पुलिस रिपोर्ट्स पर और जो शंकर के केस के डिटेल्स सामने आए उन पर आधारित है। जी, आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई एक आम सा दिखने वाला हंसमुख सा ऑटो ड्राइवर वो इतना खतरनाक कैसे बन गया, और इस कहानी में ऐसा क्या है जो सबसे ज्यादा चौंकाता है। हाँ, चलिए देखते हैं। चलिए इसको खोल कर देखते हैं जरा। तो देखिए, शुरुआत तो बिल्कुल सामान्य थी। गौरी शंकर चेन्नई में ऑटो चलाता था, लोगों से मिलता जुलता था, ऊपर से तो एकदम नॉर्मल। हाँ, एक आम ऑटो वाला। पर जल्द ही ना वो छोटे मोटे अपराधों की तरफ मुड़ गया, जैसे वो अवैध शराब बेचना, इस तरह के काम। अच्छा, तो शुरुआत छोटे लेवल से हुई। हाँ, लेकिन फिर ये चीजें बढ़ते लगी। उसने धीरे धीरे चेन्नई का जो रेड लाइट एरिया था, वहाँ पर क्या कहते हैं, वैश्यवृत्ति का एक पूरा सिंडिकेट जैसा बना लिया। सिंडिकेट मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग। बिल्कुल, एक पूरा गिरोह जो इस धंधे को कंट्रोल करता था। और यहीं से उसके अंदर वो लालच और कंट्रोल करने की, वो हावी होने की चाहत वो बढ़ने लगी, बहुत ज्यादा। और फिर शायद यहीं से वो खतरनाक मोड़ आया। हाँ, क्योंकि जब इस सिंडिकेट में जो महिलाएं थीं, वो अगर उसका विरोध करती या मान लीजिए कोई छोड़ के जाना चाहती, तो वो गायब होने लगी, अचानक से गायब। हाँ, 1988-89 के आसपास की बात है ये। कम से कम 6 लोगों के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इनमें ज्यादातर महिलाएं थीं जो इसी धंधे से जुड़ी थीं। 6 लोग, और ये तो वो हैं जो रिपोर्ट हुए। बिल्कुल, ये सरकारी आंकड़ा है। असल में कितने थे कौन जाने, शायद ज्यादा ही हो। ये तो बहुत ही डरावनी बात है। एक के बाद एक लोग गायब हो रहे थे और वो पकड़ में नहीं आ रहा था। करता क्या था वो, उसका तरीका क्या था? उफ, उसका तरीका बहुत ही वहशी था। जो पता चला है उसके हिसाब से, वो पीड़ितों को अपने घर या किसी अड्डे पर बुलाता था। ओके। फिर उन्हें शायद शराब वगैरह पिलाता था और फिर मौका देखकर उनकी हत्या कर देता था। और फिर बॉडी का क्या करता था, सबूत मिटाने के लिए? सबूत मिटाने के लिए वो लाशों के टुकड़े करता था। फिर या तो उन्हें जला देता था या फिर शहर में अलग अलग सुनसान जगहों पर गाड़ देता था। ये सब उसने अकेले नहीं किया, उसके कुछ साथी भी थे इसमें शामिल। हे भगवान, लेकिन फिर भी इतनी हत्याएं हो गईं और पुलिस को कानो कान खबर नहीं हुई? या शुरुआत में पुलिस थोड़ी ढीली रही? कुछ सुनने में आता है कि शायद कुछ मिली भगत भी थी। देखिए, ये सवाल तो उठा था, बहुत जोरों से उठा था। कुछ रिपोर्ट्स में आरोप लगे थे कि शायद कुछ पुलिस अधिकारियों की मिली भगत थी। हो सकता है उसे किसी तरह का प्रोटेक्शन मिला हो। अब इसमें कितनी सच्चाई थी ये कहना मुश्किल है, पर हाँ, ये आरोप लगे थे। और जांच में तेजी तब आई जब एक पीड़ित की मां ने बहुत दबाव डाला, बहुत शोर मचाया, तब जाके पुलिस थोड़ी एक्टिव हुई। तो सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई सुराख तो था जिसने उसे इतना बढ़ने दिया। अच्छा, और फिर जब उसे लगा कि शिकंजा कस रहा है, तब वो और भी ज्यादा खतरनाक हो गया। उसे लगा कि गवाह उसे फंसा सकते हैं, तो उसने अपने ही गैंग के कुछ लोगों को मार डाला। अपने ही साथियों को? हाँ, गवाह मिटाने के लिए। वो बस बचना चाहता था, लेकिन आखिरकार कानून के हाथ लंबे होते हैं। वो पकड़ा गया। हाँ, वो पकड़ा कैसे गया, ब्रेक थ्रू कैसे मिला? वो मिला 1990 में। उसकी एक प्रेमिका थी, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसने पुलिस के सामने सब उगल दिया। अच्छा। हाँ, उसने हत्याओं के तरीके बताए, लाशें कहाँ छिपाई वो जगह बताई, और इसी के आधार पर फिर शंकर और उसके जो बाकी साथी थे वो सब गिरफ्तार हुए। फिर तो केस चला होगा कोर्ट में? हाँ, मुकदमा चला, और मुकदमे के दौरान भी उसने बहुत नाटक किए। कभी पागल बनने की एक्टिंग की, कभी खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन सबूत इतने ज्यादा थे, गवाहियां इतनी पुख्ता थीं कि उसका बचना नामुमकिन था। फॉरेंसिक सबूत भी थे। तो सजा हुई आखिरकार? बिल्कुल। 1995 में अदालत ने उसे 6 हत्याओं का दोषी पाया और फांसी की सजा सुनाई। फांसी? जी। और 27 अप्रैल 1995 को तिरुचिरापल्ली सेंट्रल जेल में उसे फांसी दे दी गई। लेकिन एक मिनट, कहानी यहाँ पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, है ना?
वो एक चिट्ठी का जिक्र था, बार बार जेल से उसने कुछ चिट्ठी लिखी थी, क्या मामला था वो? हाँ, ये इस केस का शायद सबसे ज्यादा सनसनीखेज और विवादित पहलू है। कहते हैं कि फांसी से ठीक पहले शंकर ने एक चिट्ठी लिखी थी। ओके। और उस चिट्ठी में ऐसा कहा जाता है कि उसने कई बड़े पुलिस अधिकारियों और कुछ नेताओं के नाम लिए थे। क्या मतलब, किस कॉन्टेक्स्ट में? उसने आरोप लगाया था कि इन लोगों ने उसे संरक्षण दिया था, मतलब उसे प्रोटेक्शन दी थी और अपने गैर कानूनी कामों के लिए उसका इस्तेमाल भी किया था। बाप रे, अगर ये सच है तो ये तो बहुत ही बड़ा खुलासा था। फिर उस चिट्ठी का क्या हुआ, मतलब कोई एक्शन हुआ उस पर? देखिए, चिट्ठी मीडिया में लीक तो हुई, हंगामा भी खूब मचा था उस वक्त, लेकिन जहां तक आधिकारिक तौर पर बात है तो न तो उसकी सच्चाई की पुष्टि हुई, न ही उस पर कोई बड़ी कार्रवाई हुई हो। ऐसी कोई पुख्ता जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं है। मतलब दबा दिया गया मामला है, ऐसा कह सकते हैं? ऐसा कहा जाता है। ये पहलू ये दिखाता है कि अपराध की जड़ें कभी कभी कितनी गहरी हो सकती हैं और कैसे पावर का गलत इस्तेमाल वो अपराधियों को एक तरह की ढाल दे सकता है। सही बात है। तो ये केस सिर्फ एक आदमी के सीरियल किलर बनने की कहानी नहीं है, ये उस समाज और सिस्टम को भी दिखाता है जिसमें वो पनपा, और इसका असर भी तो बहुत गहरा रहा होगा वहाँ। बहुत ज्यादा। तमिलनाडु को इस केस ने हिलाकर रख दिया था। इस पर बाद में एक तमिल फिल्म भी बनी और अभी हाल ही में शायद 2019 में ऑटो शंकर नाम से एक वेब सीरीज भी आई है। हाँ, मैंने सुना है उसके बारे में। उसने इस कहानी को एक नई पीढ़ी तक पहुंचाया। तो ये दिखाता है कि कैसे अपराध, सत्ता और सिस्टम की जो कमियां हैं उनका कॉकटेल कितना खतरनाक हो सकता है समाज के लिए। तो कुल मिलाकर ऑटो शंकर की कहानी एक ऑटो ड्राइवर से एक खूंखार सीरियल किलर बनने का सफर तो है ही। हाँ, साथ ही ये लालच, क्रूरता की हदें और सबसे बढ़कर उस सिस्टम की दरारों को दिखाती है जहां ऐसे लोग पनप जाते हैं। और इसमें जो सबसे अजीब या दिलचस्प बात है वो ये कि कैसे छोटे मोटे जुर्म से शुरुआत करके कोई इंसान इतना बड़ा राक्षस बन सकता है। और वो चिट्ठी वाला एंगल, वो इसे और भी ज्यादा पेचीदा बना देता है। हाँ, वो सवाल खड़ा करता है कि क्या वो सच में अकेला था या वो किसी बड़े नेटवर्क का सिर्फ एक चेहरा था जिसे इस्तेमाल किया जा रहा था। बिल्कुल। ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है कि किसी इंसान के आम से चेहरे के पीछे क्या छिपा हो सकता है, और समाज के तौर पर हमें शायद उन हालातों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है जो ऐसे अपराधियों को पैदा करते हैं या उन्हें बढ़ने का मौका देते हैं।